Hello dear students, welcome to the channel of Biswa Bharati Shiksha Sadan, Bhiya Churasta. Students, today we are going to discuss about food poisoning. In earlier session, we have discussed about harmful microbes, and now in this session, we are going to discuss some topics like food poisoning, food preservation, and nitrogen fixation. So, okay students, let's start the session. What is food poisoning? Let's see what is food poisoning. Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. बूझो अपने दोस्तों को एक पार्टी में बुलाता है और उसके दोस्त जब पार्टी में आते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बूझो एक पार्टी में जाता है जो उसके दोस्तों ने मतलब बूझो को इनवाइट किया होता है. उस पार्टी में जब बूझो पहुंचता है तो वो बहुत सारा फूड खा लेता है, बहुत सारा वैरायटी का फूड खा लेता है. और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो घर पहुंचने के बाद उसे उल्टियाँ शुरू होने लगती हैं. तो उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं. तो वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि बूझो की जो ये हालत हुई है वो फूड पॉइजनिंग की फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है. फूड पॉइजनिंग क्या है स्टूडेंट्स? द फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब वैसा खाना का जब हम उपभोग करते हैं, वैसे खाने को हम खा लेते हैं जो खाना माइक्रोब्स क्या कर चुके होते हैं, उस खाने को स्पॉइल कर चुके होते हैं, उस खाने को बर्बाद कर चुके होते हैं. और उस खाने को अगर हम खा लेते हैं तो वही खाना आपका क्या होता है, फूड पॉइजनिंग का काम करता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. जो माइक्रोब्स जो होते हैं जो हमारे फूड पे ग्रो करते हैं, कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं, उस पे टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. और उस टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से क्या होता है, वो फूड जो होता है वो पॉइजनस हो जाता है, जहरीला हो जाता है. और जो व्यक्ति उस फूड को खाता है, उस स्पॉइल्ड फूड को खाता है, वो बीमार हो जाता है और कभी कभी तो फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ भी हो जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम फूड को प्रिजर्व करके रखें, मतलब सुरक्षित रखें. किन से? माइक्रोब से, ताकि वो फूड को स्पॉइल न कर सकें और हम उस फूड को खाकर बीमार न पड़ें. तो ये आपका था फूड पॉइजनिंग. नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में देखते हैं. तो फूड प्रिजर्वेशन मतलब भोजन का संरक्षण, भोजन को खराब होने से हम कैसे बचाएंगे. इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा होगा कि कैसे जो अनाज होता है उन्हें हम स्टोर करके रखते हैं. हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम. अब हम ये देखेंगे कि हम घर पर जो खाना है, घर पर जो पका हुआ भोजन है, उसे कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं. यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस. आप ब्रेड देखते होंगे, ब्रेड को अगर आप कुछ देर तक छोड़ दें, कुछ दिनों तक मॉइस्ट कंडीशन में, तो आप देखते हैं उसके ऊपर वाइट पैचेस दिखता है आपको. तो वो आपका फंजाई होता है, एक प्रकार का फंगस होता है जो मॉइस्ट कंडीशन में क्या होता है, उस ब्रेड के ऊपर ग्रो कर जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे फूड को स्टूडेंट खराब कर देते हैं. स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल. और जो भोजन खराब हो जाता है उससे उसका स्मेल जो होता है वो अच्छा नहीं होता है.
एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, और उसका टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है और उसका कलर भी क्या होता है, बदल जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन, भोजन का खराब होना क्या केमिकल रिएक्शन है। चलिए देखते हैं। पहली बॉट सम मैंगोज, पहली ने कुछ आम खरीदे, बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज, लेकिन वो आम को कुछ दिनों तक के लिए क्या की, नहीं खाई। लेटर सी फाउंड डेट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटेन, बाद में उसने देखा कि वो जो आम है वो सड़ गया है और ख़राब हो चुका है। बट सी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, सी कन्फ्यूज्ड। स्टूडेंट इसका मतलब हुआ कि जो पहेली जो है, पहेली ने आम खरीदा, पका हुआ आम, छोड़ दिया, उसको नहीं खाया, तो आम धीरे धीरे क्या हुआ, सड़ गया, क्योंकि उस पर माइक्रोब ग्रो कर गया और माइक्रोब ने उस आम को क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। लेकिन पहेली को ये बात याद आई कि उसकी जो ग्रैंड मदर है, उसकी जो दादी हैं, उन्होंने जब पिकल बनाया, मैंगो का पिकल बनाया, तो वो बहुत दिन तक इसी तरह रखा हुआ है लेकिन ख़राब नहीं हुआ। बेचारी सोच में पड़ गई। चलिए देखते हैं क्यों वो पिकल ख़राब नहीं हुआ। तो वो पिकल इसलिए ख़राब नहीं हुआ स्टूडेंट, उस पिकल को प्रिजर्व करके रखा गया। उस पिकल को आपका बहुत, अब हम देखेंगे कुछ कॉमन मेथड्स को जो फूड को प्रिजर्व करते हैं और उन्हें स्पॉइल होने से बचाते हैं। फर्स्ट मेथड आपका है केमिकल मेथड, रासायनिक विधि है जिसके द्वारा हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। साल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दो आपका मतलब मेन कॉमन चीज़ें आप देख सकते हैं, एक साल्ट नमक आपका, और दूसरा आपका ऑयल जो होता है, खाने वाला जो ऑयल होता है, तेल जो होता है। ये दो कॉमन मतलब आपका मटेरियल है जिनके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टूडेंट रोका जाता है, इसलिए इन्हें प्रिजर्वेटिव भी कहा जाता है। वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम लोग जब पिकल तैयार करते हैं तो उसमें साल्ट और ये जो आपका एसिड और ऑयल इसीलिए डालते हैं ताकि उस माइक्रोब्स के ग्रोथ को हम लोग क्या कर सकें, रोक सकें, क्योंकि माइक्रोब्स उस पिकल्स को क्या करे, ख़राब ना करे, और वो पिकल जो है वो बहुत दिनों तक हमारे लिए क्या रहे, अच्छा रहे, उसका हम इस्तेमाल कर पाएँ। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। दो और कॉमन प्रिजर्वेटिव है स्टूडेंट, याद रखेंगे, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। इन दोनों का भी इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। प्रिजर्वेटिव मतलब ये ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोक देते हैं और वो माइक्रोब्स हमारे फूड को स्टूडेंट स्पॉइल नहीं कर पाता है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, अब नमक के द्वारा कैसे फूड को प्रिजर्व किया जाता है, ख़राब होने से बचाया जाता है। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। स्टूडेंट बहुत सालों से कॉमन साल्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है मीट और फिश को ख़राब होने से बचाने के लिए। आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, जो मीट होता है या जो फिश होती है, साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, राव मैंगोज, टैमरिंड। स्टूडेंट्स बहुत पुराने समय से ही मीट और फिश को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए और भेजने से पहले उसे ड्राई साल्ट में लपेट कर उसे भेजा जाता था। क्यों? ताकि वो जो मीट और फिश जो है वो बहुत दिन तक ख़राब ना हो और उसका इस्तेमाल हो सके। नेक्स्ट मेथड है प्रिजर्वेशन बाय शुगर के द्वारा भी फूड को ख़राब होने से बचाया जाता है। जैसे आप देखते हैं जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। चीनी का भी इस्तेमाल होता है स्टूडेंट फूड को ख़राब होने से बचाने में। आप जैम देखते हैं, जेली देखते हैं, ये सब इनका इस्तेमाल होता है। और शुगर क्या करता है कि जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर
को मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देता है जब नमी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ जो होता है वो बहुत हद तक रुक जाता है और भोजन खराब होने से बच जाता है। नेक्स्ट मेथड है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अगला तरीका है भोजन को खराब होने से बचाने के लिए वो तेल का इस्तेमाल करके और विनेगर, जिसको सिरका बोला जाता है। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। आप देखते होंगे अचार में, पिकल्स में विनेगर का इस्तेमाल होता है, तेल का इस्तेमाल होता है, और ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ को ही रोक देते हैं। जब बैक्टीरिया आपका पिकल्स में नहीं ग्रो करता है तो वो पिकल्स को ख़राब नहीं कर पाता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। इस तरीके से आपकी सब्जियों को, फलों को और मछलियों को और जो मीट होता है इन सब को प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट मेथड की वजह से भी फूड को ख़राब होने से बचाया जाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। आप सभी अपने घरों में देखते हैं कि दूध को पहले बॉईल किया जाता है और तब उसको रखा जाता है। दूध को बॉइलिंग करने से क्या होता है स्टूडेंट, कि दूध में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो मर जाता है और दूध हमारा जो होता है वो सेफ़ हो जाता है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। इसी तरह हम खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, और लो टेम्परेचर में आपका बैक्टीरिया या किस माइक्रोब्स का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉइल। आप देखते होंगे कि आपके आस पड़ोस में पैकेट्स मिल्क आता है। दूध को पैकेट करके पैकेट में, और जैसे सुधा डेयरी हो गया और बहुत सारे डेयरी में आप देखते होंगे पैकेट मिल्क आता है, तो वो ख़राब क्यों नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। एक तरीका होता है पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन एक तरीका है जिसे पाश्चरीकरण भी कहा जाता है, जिसके द्वारा दूध को ख़राब होने से बचाया जाता है और दूध कई दिनों तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं। पाश्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फॉर हार्मफुल माइक्रोब्स। पाश्चराइज जो मिल्क होता है उसे हम बिना बॉइलिंग किए हुए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। पाश्चराइजेशन मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले दूध को गर्म किया जाता है, बॉयल किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर। कितने देर के लिए? 15 से 30 सेकेंड के लिए। और फिर उस दूध को अचानक से ठंडा कर दिया जाता है, और फिर उसे स्टोर कर लिया जाता है। इस मेथड को स्टूडेंट्स पाश्चराइजेशन कहा जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो पूरी तरह से रुक जाता है। और इस प्रोसेस की खोज किसने की थी? तो लुईस पाश्चर ने इसकी खोज की थी। तो ये था आपका पाश्चराइजेशन। याद रखेंगे इसकी डिस्कवरी किसने किया था? तो लुईस पाश्चर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed air-tight packet to prevent the attack of microbes. आज के दिनों में आप देखेंगे तो जो वेजिटेबल्स होते हैं या ड्राई फ्रूट्स होते हैं तो सील्ड पैकेट में आते हैं। तो सील्ड पैकेट में उन्हें सील्ड पैकेट में करके उन्हें बेचा जाता है। तो उन्हें भी प्रिजर्व कर दिया जाता है ताकि किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया उन्हें ख़राब ना करे। नेक्स्ट टर्म है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करना है। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, फिर एक बार और देख लेते हैं। आप क्लास 6 में 7 में भी पढ़े होंगे कि एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो प्लांट के रूट्स में होता है। किन प्लांट्स के रूट में रहता है? तो लेगुमिनस प्लांट होते हैं जनरली, जिन्हें हम पल्सेस बोल सकते हैं, मतलब जैसे कि चना, मटर, अरहर, मूंग, ये जितनी भी प्रकार की दालें होती हैं उनमें आपका ये पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम। विथ सच एज बीन्स एंड पी, बीन्स में भी पाया जाता है, पी में भी पाया जाता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये शो करता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? तो इसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे का मदद करते हैं। जैसे हम बात करें लेगुमिनस प्लांट की, तो जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं जैसे दलहनी पौधे, तो इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। इन्हें ग्रो करने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है।
और ये नाइट्रोजन इन्हें कौन प्रोवाइड करता है? तो ये नाइट्रोजन इन्हें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है, और बदले में उस राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या चाहिए होता है? तो बदले में उस राइजोबियम बैक्टीरिया को बदले में फूड चाहिए होता है, जो उस प्लांट्स को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों जो बैक्टीरिया है या जो प्लांट्स है एक दूसरे को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। तो इसी चीज़ को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारा टर्म है स्टूडेंट्स नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट हमारा टर्म है नाइट्रोजन साइकिल। तो चलिए उसे देख लेते हैं। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हम सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज क्या है? 78% है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा पौधों के लिए, प्लांट के लिए इसेंशियल होता है, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड बनाने में और विटामिन बनाने में, इन सभी में हेल्प करता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, और एक आपका राइजोबियम होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो सॉइल में रहता है, और जो आपका राइजोबियम होता है वो प्लांट के रूट में रहता है। दोनों का काम क्या होता है? नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, तो उसे कंपाउंड फॉर्म में, नाइट्रोजन के कंपाउंड के रूप में वो सॉइल में क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं, जमा कर देते हैं, और जहाँ से प्लांट आसानी से क्या कर लेता है? उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर लेता है। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। फिर वहाँ से नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्लांट करता है, प्रोटीन बनाता है और अदर कंपाउंड भी बनाता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दोज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। और जो एनिमल उस प्लांट्स को खाते हैं फिर वो प्रोटीन उनके शरीर में चला जाता है। When plants and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into the nitrogenous compound to be used by plants again. जैसे ही कोई प्लांट या जानवर मरता है तो उनके अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, तो ये बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं? फिर उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बदल देते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, जहाँ से प्लांट फिर से उनका इस्तेमाल कर लेता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। और कुछ और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? उस नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, और जहाँ से वो फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। इसलिए नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है स्टूडेंट एटमॉस्फेयर में, वो आपका कांस्टेंट हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है। थोड़ा डायग्राम के माध्यम से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में आपका नाइट्रोजन गैस होता है, और ये नाइट्रोजन जो गैस होता है, तो एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल को। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो आपका एटमॉस्फेयर में होता है, तो जब कभी बिजली चमकती है, लाइटनिंग होता है, तो उस दौरान ये जो नाइट्रोजन जो गैस होता है वो कंपाउंड में चेंज हो जाता है। या जो आपका सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया या राइजोबियम हो गया, ये भी क्या करते हैं? उस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल देते हैं। किस चीज़ में बदल देते हैं? नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदलकर उसे सॉइल में फिक्स कर देते हैं। और जब सॉइल में फिक्स कर देते हैं तो वहाँ से प्लांट क्या करता है? उस नाइट्रोजन के कंपाउंड को रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने शरीर में प्रोटीन बनाता है और अदर मतलब सब्सटेंसेस को बनाता है। उसके बाद जैसे ही उस प्लांट को कोई एनिमल्स खाता है तो वो नाइट्रोजन जो प्रोटीन जो होता है वो उस एनिमल के शरीर के अंदर चला जाता है। और जब कभी कोई प्लांट और एनिमल मरता है तो उनके शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन का जो भी सब्सटेंस होता है, कंपाउंड होता है, उसे कुछ सर्टेन बैक्टीरिया जो होते हैं या फंजाई जो होते हैं उन्हें फिर से वापस
नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रोजन गैस के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ से वो नाइट्रोजन गैस आपका एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस तरह नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होते रहता है और इसे ही क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। और आपका एटमॉस्फेयर जो भी नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर में, मतलब उसका जो भी परसेंटेज होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आपका ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर इस चैप्टर से रिलेटेड होगा तो आप अपने ग्रुप में पूछेंगे। सो थैंक यू, मोर इन नेक्स्ट वीडियो।